बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम आपके साथ एडवोकेट हाई कोर्ट शहबाज साहब का एक पॉडकास्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मैं शुरू में आपके साथ ये तारफ़ कराता चलूँ कि SNA लॉ एसोसिएट के रूहे रवां हैं और मुल्तान में एक अरसा दराज से प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के सीनियर तरीन जो वकला हैं उनकी सफ़ में शामिल हैं। इससे पहले कि मैं शहबाज साहब की तरफ जाऊं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने आप को पहले थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दें ताकि हमारे जो देखने वाले और सुनने वाले हैं वो आपसे मुतारिफ़ हो सकें, और फिर हम आपसे बाकायदा आज जो हमारा मौजू होगा वो दूसरी शादी के हवाले से होगा, और जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे सवालात उनके जहनों में होते हैं जो वो मुकम्मल किसी कम्पिटेंट फोरम के ऊपर पूछ नहीं पाते और लाइलम रहते हैं। तो आज हम आगाज़ करते हैं। मैं खुशामदीद कहूँगा सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट शहबाज साहब से कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं और हम अपने इस प्रोग्राम का, इस पॉडकास्ट का बाकायदा आगाज़ करें। जी एडवोकेट साहब, प्लीज़ आप ज़रा इंट्रोड्यूस करवाइएगा शहबाज साहब। शुक्रिया एडवोकेट अकियान शाह साहब, आपने मुझे जो है मौका दिया कि मैं आपकी ऑडियंस से जो है मुखातब हो सकूं। मैं मुख्तसर अपना तारफ़ करा देता हूं कि शहबाज मुर्तज़ा अंसारी मेरा नाम है। बाकी मैं हाई कोर्ट और फेडरल शिफ्ट कोर्ट का वकील हूं। बल्कि रिसेंटली जो खुला का केस पंजाब में ख़त्म हुआ है, खुला का जो कानून ख़त्म हुआ है 10-6 सेक्शन जो था वो मेरे ही केस में फेडरल शिफ्ट कोर्ट में मैं उसमें वकील था। शेख महमूद इकबाल साहब थे, एक पिटीशन की तरफ से दायर थी, उसमें था मैं। अच्छा, इसके अलावा माशाल्लाह। हमारी जी, इसके अलावा हमारी जो सर्विस है वो पाकिस्तान के 49 शहरों में है। शायद वाहिद लॉ फर्म होगी। हमारे कराची से पेशावर तक हमारे ऑफिस हैं और प्रॉपर फैमिली केसेस को डील करते हैं, फैमिली केसेस और प्रॉपर्टी केसेस को। और बाकी कोशिश करते हैं कि क्लाइंट्स को कुछ बेहतर सर्विसेज दे सकें। मेरा क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट होता है और मेरा फिर यूट्यूब चैनल है शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट के नाम से। उस पर मेरे 100 से ज़्यादा लेक्चर्स मौजूद हैं फैमिली मैटर से मुतल्लिक। ये जो इशू जनाब ने बताया है पॉलीगेमी, सेकंड मैरिज का, उस पर भी मेरे 6-7 लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब मेरे चैनल पर मौजूद हैं और उसके 10,500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और कोशिश करता हूँ, मेरे आर्टिकल भी जो है शाया होते रहते हैं और मेरे जो मुख्तलिफ जो कानूनी रिसाले होते हैं उनमें, और बल्कि मेरे जो आर्टिकल हैं 2 वो यूएसएड एक इंटरनेशनल डाइजेस्ट उसमें भी शाया हुए हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, जी। माशाल्लाह। नहीं, आपने बड़ा जामे और मुकम्मल जो है वो अपना तारुफ़ करवाया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो सामीन होंगे और नाज़रीन होंगे वो इस गुफ्तगू से अपनी बहुत सारी ऐसे सवालात का जवाब पा सकेंगे जो उनके ज़हनों में सिर्फ़ कुल बुला रहे होते हैं, और उनको कोई ऐसा कॉम्पिटेंट फ़ोरम या कोई ऐसी कॉम्पिटेंट पर्सनैलिटी जो है वो उस तक पहुंच नहीं पाते। कि और ऐसे दूर दराज के इलाके होते हैं कि वहाँ पे आपको मालूम है कि इस तरह की सहूलत भी मौजूद नहीं होती कि कोई किसी को कंसल्ट कर सके। तो मैं इस सिलसिले में सर आपसे जो चीज़ पहले एक आपसे बड़ा बुनियादी सा सवाल जो जहन में आता है कि हमारे पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो है, क्या वो पहले जो शरीके हयात हैं उनकी मौजूदगी में दूसरी शादी करना जो है, क्या वो जायज़ अमल है? इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा। जी, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया और ये बड़ा अहम मसला है पाकिस्तान में। मैं पहले थोड़ा-सा बता दूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि सादा अल्फ़ाज़ में लोगों को बात पहुँचा सकूँ या समझा सकूँ, क्योंकि हमारे कवानीन ज़्यादातर इंग्लिश में मौजूद हैं और फिर इंग्लिश भी ऐसी होती है कि हमारी जो ज़्यादातर तबका पाकिस्तान का है, वो इंग्लिश नहीं पढ़ सकता, ख़ास तौर पे जो कानूनी लैंग्वेज है। ये जो कानून है दूसरी शादी का, ये 1961 का कानून है, 1961 से मौजूद है, अब नहीं है। लेकिन पहले इसका लोगों को इल्म नहीं था। ये आप जो मुकदमात देख रहे हैं, ये पिछले 5-10 साल के दौरान ही इसकी तादाद एकदम बढ़ी है कि खवातीन को शऊर आया है अपने राइट्स के बारे में और वो ये केसेस कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन कि पाकिस्तान में दूसरी शादी करना जुर्म है या नहीं जुर्म, तो मैं उस पे एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ कि पाकिस्तान में दूसरी शादी की इजाज़त शरीयत में भी मौजूद है, कानून में भी मौजूद है। कानून सिर्फ़ तरीक़ेकार बताता है कि इस तरीके से गुज़र कर कोई शख़्स, अगर कोई मर्द दूसरी शादी करना चाहता है, तो वो एक ख़ास तरीक़ेकार है, उससे गुज़र कर शादी कर सकता है। अगर वो तरीक़ा अडॉप्ट नहीं करता, तो उसके लिए कानून में सज़ा मौजूद है। और इस शरीयत में भी मोहम्मदन लॉ का सेक्शन 255 है, जो ये कहता है कि मुस्लिम मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है। तो इस तरह कुरान पाक में भी
जो सूरतुल मुबारका है, वो इसी बाबत है, जिसमें 4 शादियों की जो है और जो जिसका तर्जुमा है कि और जो औरतें तुम्हें पसंद आएँ 2-2, 3-3 और 4, तो लेकिन अगर समझो कि इंसाफ नहीं कर सकोगे तो एक ही करो। तो कुरान पाक में भी बाकायदा इस पे आयत मुबारका मौजूद है। हमारा कानून जो है वो ये कहता है कि अगर कोई शख्स दूसरी शादी करना चाहता है, तो वो इस बाबत जो मुतलका यूनियन कौंसिल होगी, बीवी के रिहाइश वाली, वहाँ पर दरख्वास्त देगा, वहाँ अपने ग्राउंड लिखेगा दूसरी शादी के, वो ग्राउंड्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। उसमें पहली बीवी का शदीद बीमार होना काफ़ी अरसे से, या पहली बीवी का मुसलसल रूठ कर बैठ जाना, या पहली बीवी का बाँझ होना, उससे औलाद नहीं हो रही, व्हाटएवर कोई भी ग्राउंड हो सकता है, या ज़नोशोई का दावा उसने दायर किया, वो डिग्री हुआ, तो ये सारे ग्राउंड हो सकते हैं। उन ग्राउंड्स की बिना पर वो दरखास्त देगा, वो दरखास्त चेयरमैन यूनियन काउंसिल उसकी बीवी को नोटिस करेगा, वो आएगी, उसका मौक़िफ़ सुनेगा, उसके बाद अगर चेयरमैन यूनियन काउंसिल उसको इजाज़त दे देता है, तो फिर कोई जुर्म नहीं है, वो दूसरी शादी कर सकता है, ना कोई सज़ा है। लेकिन अगर कोई शख्स, अगर किसी शख्स को इजाज़त नहीं मिलती और वो दूसरी शादी कर लेता है, या अगर वो इजाज़त लेने जाता ही नहीं है, वो डायरेक्ट दूसरी शादी कर लेता है, तो उस सूरत में जो है वो जुर्म है और उसकी कानून में सज़ा मौजूद है। अच्छा, ये तो माशाल्लाह आपने इस चीज़ को तो बड़ा वाज़ेह कर दिया, लेकिन इसमें आपकी गुफ्तगू से ही जो है वो एक सवाल उभरता है ज़हन में कि क्या अगर कोई ऐसा तरीक़ेकार अडॉप्ट नहीं करता, जो आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि कानून में इसकी पूरे तरीक़ेकार जो है वो बताया गया है, और अगर कोई इसको फ़ॉलो नहीं करता इस चीज़ को, तो क्या इसके कोई नताइज भी हो सकते हैं? वो उसके बारे में ज़रा रोशनी डालिएगा। जी, मैं सबसे पहले एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूँ कि हमारा कानून जो है ज़रूरत के तहत शादी की इजाज़त देता है, लेकिन एन्जॉयमेंट के तहत, या कोई शख्स जो है अपनी ख़्वाहिशात बढ़ाने के लिए शादियाँ करना चाहे, तो उसकी इजाज़त नहीं देता। यानी बुनियादी चीज़ ये है। ठीक है। और वो चेयरमैन काउंसिल को दरख़्वास्त देने का मकसद यही है कि वो वहाँ अपनी नीड बताएगा कि मेरी ज़रूरत क्यों है। अगर किसी शख्स की 10 साल शादी को हो गए, उसके बच्चे नहीं हैं, बेहतरीन ग्राउंड है दूसरी शादी का। अगर किसी शख्स की बीवी 3 साल से बीमार है और वो हुकूक अदा नहीं कर सकती, तो ये भी बेहतरीन ग्राउंड है। अगर किसी शख्स की बीवी 4 साल से रूठ के बैठी है और घर आबाद नहीं कर रही, और ज़रनशे का दावा भी डिग्री हो चुका है, इसके बावजूद नहीं घर आबाद कर रही, तो ये भी बेहतरीन ग्राउंड है। तो कानून, हाँ, अगर एक शख्स की बीवी भी मौजूद है, बच्चे भी हैं, इसके बावजूद वो दूसरी शादी करने चल पड़े और कोई ख़ास ग्राउंड ना हो उसके पास, तो तब कानून इजाज़त नहीं देता। अब जनाब ने जो सवाल किया कि इस पर सज़ा क्या है? तो इस पर जो 1961 में कानून बना था, वो पूरे पाकिस्तान के लिए वफ़ाक़ी कानून था। उसमें सज़ा जो 1 साल तक जेल थी, अ, और 5,000 तक जुर्माना था। उस वक़्त जो 1961 में कानून बना था। ज़ाहिर है 1961 में जो 5,000 थे, वो मौजूदा 5 लाख से भी ज़ायद होंगे, तो वो वही कानून चलता रहा। लेकिन उसके बाद 18 मार्च 2015 को पंजाब में तरमीम की गई। उसमें उन्होंने अमेंडमेंट ये की कि वो जो एक तो 5,000 था, उसको 5 लाख कर दिया। सज़ा वही 1 साल रही, लेकिन 5,000 जुर्माने को 5 लाख कर दिया गया पंजाब में। लेकिन बाकी तमाम सूबों में अब भी वही 5,000 का कानून ही मौजूद है, क्योंकि उनको भी चाहिए कि मौजूदा जो कीमत है, या उस वक़्त के 5,000 की जो मौजूदा कीमत बनती है, उस हिसाब से तरमीम करें। अच्छा, दूसरी तरमीम इसमें एक और की गई, वो ये की गई कि जो कानून है 1961 का, उसमें मे एक्सटेंड टू 1 ईयर्स का लफ्ज़ आता है, यानी 1 साल तक अदालत सज़ा दे सकती है। उससे कम भी दे सकती है, 6 माह भी दे सकती है, 1 माह भी दे सकती है, कोर्ट की डिस्क्रेशन है, केस टू केस देखेगी। इसी तरह 5,000 में एक्सटेंड टू फाइन जो है 5,000 था। लेकिन ये जो पंजाब में कानून बना है, इसमें उन्होंने मे एक्सटेंड 5 लाख जो रखा, उसमें खत्म कर दिया। अब कोर्ट जो है जुर्माना, अगर जुर्म साबित होता है मर्द पर, तो कोर्ट जुर्माना 5 लाख ही करेगी पंजाब में, उससे कम नहीं कर सकती। सजा कम कर सकती है, सजा का वही मे एक्सटेंड टू 1 ईयर मौजूद है। वो कोर्ट 1 साल करे, 6 माह करे, 2 माह करे, 1 माह करे, वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। तो वो कोर्ट जो है वो कर सकती है। तो ये है, यानी कि पंजाब में सजा 1 साल जेल, 5 लाख जुर्माना, दूसरे सूबों में 1 साल तक जेल और 5,000 जुर्माना, बस ये फर्क है। अच्छा, तो ये जो अभी आपने जिस चीज़ का ज़िक्र किया है कि ये जो सज़ा हो सकती है और इसके अंदर जुर्माना 5 लाख तक का, और जो उसमें मे एक्सटेंड जो 1 साल की आपने बात की कि ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि जो जज साहब हैं वो क्या मुनासिब समझते हैं उसके मुताबिक फ़ैसला कर देते हैं इसके बारे में। तो क्या ये कार्रवाई जो है ये अज़ खुद होती है, या इसमें बीवी जो है उसका कोई किरदार होता है इस केस को आगे लेके चलने में? आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया, क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी आता है इसमें कि ये जो, चूंकि दरखास्त एक बंदा जब डायरेक्ट शादी कर लेता है,
तो वो यूनियन काउंसिल कोई दरखास्त नहीं देता, ना इजाजत देता है और डायरेक्ट शादी कर देता है, तो यूनियन काउंसिल की वायलेशन होती है। तो लिहाजा उस लिहाज से चेयरमैन यूनियन काउंसिल ही इस्तगासा कर सकता है। यानी एक व्यू जेल में ये आता है। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है बड़ी अच्छी, पीएलडी 2017 सुप्रीम कोर्ट 187 पेज है उसका। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल से डिस्कस किया। उसमें एक शख्स को, एक अच्छा खासा अमीर आदमी था, उसको सजा हो गई थी और उसने उसको सजा को चैलेंज किया था। मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाई, अपील की, अपील में भी सजा बरकरार रही, वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। तो उसमें उसने दो मौकफ जो लिए, एक तो उसने कहा था कि ये सजा का कानून खिलाफ शरीयत है, दूसरा उसने ये मौकफ लिया था कि ये जो इस्तगासा दायर करने का इख्तियार चेयरमैन यूनियन काउंसिल का है, बीवी का नहीं हो सकता, क्योंकि बीवी से इजाजत कानून में जरूरी नहीं है। इजाजत जरूरी है चेयरमैन यूनियन काउंसिल से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मौके मुस्तरद फरमाए, सजा बरकरार रखी और एक तो करार दिया कि यह कानून खिलाफ शरीयत नहीं है, दूसरा उन्होंने करार दिया कि बीवी एग्रीड पर्सन असल में है। जाहिर है चेयरमैन यूनियन काउंसिल कोई नुकसान नहीं होता अगर शोहर दूसरी शादी कर लेता है, तो वो नुकसान होता है पहली बीवी का। बिल्कुल ऐसे ठीक ही, है। बिल्कुल ऐसे हाँ, ही। लिहाजा उन्होंने कहा एग्रीव्ड पर्सन बीवी है, तो बीवी ही इस्तगासा दायर कर सकती है। और वो उसको उन्होंने ये फाइंडिंग मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की, जो मैंने जजमेंट जनाब को बताई उसमें। अच्छा, अच्छा। ये इस्तगासा से मुराद ये आप प्राइवेट कंप्लेंट की बात कर रहे हैं एडवोकेट साहब? जी, प्राइवेट कंप्लेंट मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक अहम बात मैं और बताता जाऊं अपने व्यूअर्स को, कि बीवी की एक कंसेप्ट यहाँ ये है कि जी बीवी की इजाजत नहीं ली तो सजा, और लोग कहते हैं कि जी बीवी की इजाजत का कानून खिलाफ शरीयत है। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, बीवी की इजाजत ना शरीयत में जरूरी है ना कानून में जरूरी है। यानी ये कंसेप्ट ही गलत है पाकिस्तान में, बीवी की इजाजत कहीं नहीं लिखा हुआ। इजाजत यूनियन काउंसिल की होगी, इवन कि अगर किसी शख्स की बीवी राजी भी हो दूसरी शोहर की दूसरी शादी पे, जैसे कि औलाद बाजवानी होती है, बीवी खुद इजाजत दे देती है कि ठीक है जी बच्चों के लिए आप कर लें, तब भी वो दरखास्त चेयरमैन यूनियन काउंसिल को ही देगा। तब वो अपनी बीवी को वहां लेकर जाएगा, यानी कि वो बीवी को नोटिस करेंगे, ये वहां लेकर जाएगा, बीवी का बयान चेयरमैन के पास करवाया जाएगा और फिर चेयरमैन साहब उसको इजाजत देंगे। लेकिन बीवी की इजाजत कहीं जरूरी नहीं है, ना कानून में ना शरीयत में, ये कंसेप्ट ही गलत है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी-सी वज़ाहत आपसे ये चाहूँगा कि अगर इसमें जो चीज़ अभी आपने फ़रमाई कि अगर एग्रीव्ड जो पार्टी है वो हमने ये बात क्लियर हो गई कि वो बीवी एग्रीव्ड पार्टी होती है। तो इस सूरत में बीवी के पास कौन से ऐसे इक़दामात हैं, क्योंकि अब यहाँ पे तो आपको पता है कि हालाँकि जो मर्द हज़रात हैं, उनको भी इतना ज़्यादा जो है इसके बारे में इल्म नहीं होता, तो जो ख़वातीन हैं, वो तो बहुत नाबल्द होती हैं इस मामले से कि जब वो इस चीज़ को अगर इनिशिएट करना चाहती हैं या शुरू करना चाहती हैं इस मामले को, तो उनको तो ये भी मालूम नहीं होता कि उनको किस कोर्ट में जाना है। तो वो उनकी आप ज़रा रहनुमाई फ़रमाएँ कि अगर कोई ऐसा मामला हो तो उनको कैसे आगाज़ कैसे करना चाहिए? जी, ये भी आपका जो है अच्छा सवाल है। एक तो सबसे पहले उसके पास शौहर की दूसरी शादी का निकाहनामा होना चाहिए, क्योंकि ऑफेंस दूसरी शादी से ही क्रिएट होता है। जिस डेट को उसने शादी की, उस डेट को ऑफेंस हुआ। जी, ठीक बिल्कुल है? ऐसे वो ही, बिल्कुल ऐसे ही। एक मैं मज़ीद बता दूँ कि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती, यानी कानून फौजदारी कानून की कोई लिमिटेशन नहीं है। एक अगर जुर्म आज हुआ है, उसकी एफआईआर या उसका इस्तगासा 10 साल बाद भी हो सकता है। हाँ, डिले में मशकूक को तो ज़रूर केस होता है, लेकिन फौजदारी कानून में लिमिटेशन कोई नहीं है, ठीक है? एक तो क्योंकि कई दफ़ा मैं ये इसलिए ये मैंने बात की है कि मेरे पास कुछ केसेज़ ऐसा है, जहाँ पर जब शौहर ने दूसरी शादी की, तो बीवी जो खामोश रही, उसके बाद शौहर ने जब 4 साल बाद बीवी को तलाक दे दी, तब उसने इस्तगासा दायर कर दिया। तब ये पॉइंट उठाया गया, जी ये ज़ाहिदुल मियाद है। सॉरी। क्योंकि जब शौहर ने दूसरी शादी की थी, तब बीवी ने कोई इस्तगासा दायर नहीं किया था। तो अब चूंकि ये उसकी बीवी नहीं रही, इसको तलाक हो चुकी है, लिहाजा ये इस्तगासा दायर नहीं कर सकती। तो ये भी गलत कंसेप्ट है। बीवी तब भी कर सकती है, क्योंकि जैसे ही शौहर दूसरी शादी करता है, जुर्म हो जाता है। उस जुर्म का इस्तगासा चाहे 10 साल बाद आप कर दें, वो वैलिड होगा, चाहे वो उस वक्त उसकी बीवी हो ना हो। देखा यह जाएगा कि जब शौहर ने दूसरी शादी की, उस वक्त पहली बीवी उसकी बीवी थी या नहीं थी, सिर्फ इस तक देखा जाएगा। अगर बीवी थी तो जुर्म हो गया और उसकी जो सजा है या उसका जो केस है वो शौहर पे होगा। अब दूसरा सवाल के बीवी जो है वो कैसे केस कर सकती है? सबसे पहले उसके पास शौहर की दूसरी शादी का निकाहनामा होना चाहिए, ये बुनियादी चीज है। अगर बिलफर्ज निकाहनामा नहीं है, तो फिर वो एक और काम ये कर सकती है कि शौहर पे फैमिली केसेस करते हैं, जैसे खर्चा नाम नफका है, या कि तो दूसरे केस कर दे। उसमें वो लिखेगी कि मेरे शौहर की फलां डेट को इसने फलां औरत से शादी कर दी। अच्छा, अक्सर शौहर फिर उसके जवाब दावे में ये तस्लीम कर लेते हैं शादी। वो कहते हैं जी वो मैंने की तो थी, लेकिन इसकी मर्जी से की थी। तो जैसे ही जुमला वो लिखेंगे,
और उसका केस बन जाता है, फिर उसको निकाहनामे की भी ज़रूरत नहीं है ढूँढने की, क्योंकि एडमिटेड फैक्ट डिड नॉट टू बी प्रूव्ड, तो जो बिल्कुल ऐसे तस्लीमी, तो बिल्कुल फिर उस ऐसे केस में खुलासा दायर कर सकती है, दूसरा रास्ता उसके पास ये होगा। बाकी अक्सर ख़वातीन मेरे पास जब केस लेके आती हैं दूसरी शादी का, तो वो उनके पास शौहर की शादी की वीडियो होती है, दूसरी शादी की या तस्वीरें होती हैं, तो वो इतना ज़्यादा अहम सबूत नहीं है, ठीक है? अदालतें जो है ना वो बुनियादी तौर पे निकाहनामा माँगती हैं। ज़ाहिर है किसी को सज़ा देनी है मुलज़िम को, तो उसके लिए भरपूर एविडेंस चाहिए। तो पहली कोशिश करें निकाहनामा लेने की, दूसरी कोशिश, दूसरा तरीका फिर ये है कि किसी केस में तस्लीम करवा लें। तीसरा रास्ता एक और हो सकता है कि नादरा से अगर रिकॉर्ड में उसकी दूसरी बीवी शो हो रही हो, यार अगर निकाहनामा रजिस्टर्ड होगा तो वहाँ रिकॉर्ड होगा। वो रिकॉर्ड अगर ले लें उसकी बेस पर भी दूसरी शादी का इस्तगासा वो कर सकती है। अच्छा, इसमें ये जो अभी आपने पॉइंट क्लियर कर दिया इसके अंदर के जो अदालत है वो ये वीडियो हो गई या तस्वीरों वगैरह से वो सबूत उस तरह का नहीं होता। जो आप जो चीज़ फरमा रहे हैं वो ये कि इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है वो मौजूद होना ज़्यादा मजबूत चीज़ है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, लेकिन इसमें ज़हन में जो एक सवाल उभरता है आपकी गुफ्तगू से वो ये आता है कि ऐसे दूर-दराज़ इलाके होते हैं जहाँ पे अक्सर औक़ात जो निकाह हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होते, शरई निकाह हो जाते हैं। तो उस बाबत में मतलब ख़वातीन के पास क्या पीछे हल क्या होता है उनके पास फिर? उनके पास फिर मैंने बताया ना कि अक्सर लोग फिर ऐसे खुफिया निकाह ही करते हैं, या तो फिर वो निकाह रजिस्ट्रार ढूँढ रहे हैं जिसने निकाह पढ़ाया हो, उसको ला सकें अगर कोर्ट में, तो उसका बयान करा दें कि जो कहे जी मैंने निकाह पढ़ाया है, या उस निकाह के गवाह कोई वो पेश कर सकती है। ज़ाहिर है एविडेंस दोनों तरह की होती है, ज़ुबानी भी होती है और डॉक्यूमेंट्री भी होती है। और दूसरा मैंने तरीका बताया था कि वो केस करके उसमें लिख सकती है कि इसने फलाँ डेट को फलाँ औरत से बगैर रज़ामंदी के शादी कर दी। उसके जवाब में अगर वो मान जाए कि जी मैंने इसकी रज़ामंदी से की है शादी, इस तरह का मौक़िफ़ कोई ले ले, तो फिर औरत का इस्तिगासा हो सकता है। तो बाकी शरई जो निकाह, ज़ुबानी जो निकाह होते हैं, देखें एक बात मैं बता दूँ, ज़ुबानी निकाह इट्स सेल्फ ऑफेंस, निकाह का रजिस्टर्ड कराना कानूनी तौर पे ज़रूरी है, और अगर कोई शख्स निकाह रजिस्टर्ड नहीं करवाता या जो कोई निकाह रजिस्ट्रार निकाह को रजिस्टर्ड नहीं करता निकाह ख़ां, तो वो उसकी काबिल सज़ा जुर्म है, उसका सज़ा मौजूद है कानून में इसकी। ये निकाह जो है मैं इसमें आपकी थोड़ी और रहनुमाई इस हवाले से चाहूँगा कि जब हम निकाह की बात कर रहे हैं, तो इसमें निकाह जो है उसके लिए बालिग होना जो शर्त है, ये मौजूद है या अगर नाबालिग है तो भी निकाह हो सकता है? देखें जो मोहम्मदन लॉ है उसकी, उसमें निकाह की जो शराइत बयान की गई हैं, बुनियादी शराइत 3 है उसमें। वो है जो जो निकाह कर रहा है उसका आकिल और बालिग होना, दूसरा जो है इजाब व कबूल, और तीसरा जो है निकाह के गवाहान। ये 3 बुनियादी शराइत हैं, और उसके अलावा हक़-महर भी फिर आता है कि उसका हक़-महर भी तय होना चाहिए कोई। अच्छा, बाकी रह गया शरीयत की बात, तो शरई तौर पर और लड़की अगर बालिग हो, तो लड़का बालिग हो तो उसका निकाह हो सकता है, लेकिन हमारा कानून जो है, वो उस पर जो है कुछ पाबंदी लगाता है, जो हमारा सिंध में कानून, पहले तो कानून जो था ना लड़की की कम से कम कानून में उम्र 16 साल है, शादी के लिए पाकिस्तानी कानून में। कम से कम 16 साल इससे ज़ायद होगी तो वो शादी कर सकती है, लड़के की उम्र 18 साल है। लेकिन सिंध में तरमीम की गई है और उसमें उन्होंने लड़की की भी कम से कम उम्र 18 साल कर दी है। फिर सिंध में लड़की की भी 18 साल उम्र होगी कम से कम, तो वो निकाह कर सकती है। तो आपने देखा होगा पिछले दिनों कुछ 2-3 केसेज़ ऐसे बड़े मशहूर हुए कि लड़कियाँ पंजाब में आके लड़कियों ने निकाह किया। यानी वो लड़के लड़कियों को, लड़की को लेकर पंजाब में आ गए, फिर यहाँ उन्होंने निकाह किया, ताकि क्योंकि एज का इशू था, लड़की की उम्र 16 साल ज़्यादा थी। सिंध में अगर करते तो वो ऑफेंस था, पाकिस्तान पंजाब में अगर करेंगे तो वो ऑफेंस नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने पंजाब में आकर निकाह किया, लेकिन फिर वो 2 हाई कोर्ट्स का मसला बना, तो वो आपने फिर देखे 2-3 मशहूर केस हुए पिछले चंद अरसों के दौरान। उसकी वजह यही थी कि सिंध में 18 साल लड़की की उम्र, पंजाब में 16 साल। अच्छा सर, इसमें एक जो ज़िमनी सवाल ज़हन में उभरता है वो ये है कि हमारा जो आम तौर पे यहाँ पे ख़ानदानी निज़ाम है और जो माशरा है वो दूसरी शादी को किस निगाह से देखते हैं? देखिए 2 बातें हैं। मेरा जो एक तो हमारी जो ख़वातीन हैं, हमारे मुआशरे का कल्चर ऐसा है कि यहाँ पर दूसरी शादी को जो बीवियाँ एक्सेप्ट नहीं करती, हमारी मशरिकी औरतें जो हैं ख़ास तौर पे एक्सेप्ट नहीं करती। अ, अरब की जो फ़ैमिलीज़ हैं वहाँ पर इसलिए वहाँ उनकी जो ख़वातीन हैं उनकी शुरू से ही ट्रेनिंग इस बात की होती है कि उनके वालिद साहब की 10 शादियाँ, चचा की 5 शादियाँ, भाई की 6 शादियाँ, तो वो अरब ख़वातीन की बात कुछ और है, तो वो उनके लिए नॉर्मल सी बात होती है कि उनके शौहर 4 शादियाँ कर दें।
लेकिन जो पाकिस्तानी ख़वातीन है, जो पाकिस्तानी मुआशरा है, ये ख़वातीन शौहर की दूसरी शादी जो है वो बर्दाश्त नहीं करती। अगर तो बीवी आपकी आपको इजाज़त देती है या इतने खुले दिल की है कि दूसरी बीवी बर्दाश्त कर ले, तो मेरी नज़र में दूसरी शादी करना कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है। शरीयत में भी इसकी इजाज़त मौजूद है और फिर बेवाए बहुत सी बेवा ख़वातीन मौजूद है पाकिस्तान में, जिनको रिश्ता नहीं मिलता और बहुत सी ऐसी ख़वातीन जिनका रिश्ता होता नहीं है। तो ऐसी औरतों से, लावारिस औरतों से या जो कि डिज़र्व करती हैं, उनसे शादी करना एक नेकी का काम है। लेकिन उसके लिए बुनियादी शर्त ये है कि पहले देखें आप कि जो बीवी है उस शख्स की, वो क्या इसको एक्सेप्ट कर लेगी? क्योंकि यहाँ मैंने ये भी देखा है कि शौहर जब दूसरी शादी की है, तो बीवी ने फिर किसी ने खुदकुशी कर ली जाके और किसी ने मतलब हमारे ख़वातीन के जब शौहर दूसरी शादी करते हैं, तो हर खातून अपनी सोच, अपनी अक्ल, अपने ज़र्फ़ के मुताबिक उस मसले का सामना करती हैं। इस्तिग़ासा हर खातून नहीं करती, मैं आपको बता रहा हूँ। इस्तिग़ासा फ़ौजदारी वही खातून करेगी जो तलाक के लिए तैयार हो जाएगी। क्योंकि फिर जो मर्द हज़रात हैं, ज़ाहिर है जब उसको जेल पहुँचा दिया, तो फिर उसके पास तलाक का हथियार होता है, तो फिर वो आम तौर पे तलाक दे देते हैं। कुछ ख़वातीन तलाक के लिए जो है वो तैयार हो जाती हैं, इसलिए वो इस्तिग़ासा करती हैं। दूसरी एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि ख़वातीन को जहाँ शौहर डिज़र्व करता हो ना, वहाँ ज़िद नहीं करनी चाहिए। जैसे मेरे पास अभी रिसेंटली एक केस का फैसला हुआ था। 10 साल हो गए थे उस खातून को औलाद नहीं हुई थी और उस खातून में नुक्स भी था। शौहर ने तमाम जगह से इलाज करवा लिया, उसको उम्रे पर लेकर गया, उसको हज पर लेकर गया, उसके साथ घूमता-फिरता था, उसके तमाम राइट्स पूरे करता था। उसने खातून ने उसको उस शख्स के, उस मर्द के बकौल मदीना में बैठ के इजाज़त दी थी दूसरी शादी की, मैसेज में इजाज़त दी हुई थी। उसने दूसरी शादी कर दी और वहाँ से उसका बेटा भी हो गया। लेकिन वो खातून ने बाद में ये किया कि खुला का केस करके डिग्री ले ली, दूसरी बीवी बर्दाश्त नहीं हुई और इस्तिग़ासा दायर कर दिया। अब मेरी नज़र में उस खातून ने गलत किया। देखिए ना, क्योंकि 10 साल से औलाद नहीं थी, तो जहाँ औरतों की ये पोज़ीशन हो कि आपको पता है कि आप में नुक्स है और आपकी नुक्स की वज़ह से औलाद नहीं हो रही, तो वहाँ हर बंदा चाहता है कि मेरी नस्ल आगे बढ़े। वहाँ शौहर को इजाज़त दे देनी चाहिए, थोड़ा खुला दिल रख लेना चाहिए, कोई क़यामत उसपे नहीं आती। ख़ास तौर पे वो शख्स जो मेरा क्लाइंट था, उसने तमाम उसके राइट्स बाकी वो पूरे कर रहा था। बल्कि अ, उस अ, उस अभी जब ईद का मौका आया था, तो मैं खूबसूरत बात बताना चाहूँगा उसकी जी, जी, कि प्लीज़। हाँ जी, उसने ना अब ईद का जब मौका आया, तो उसने मुझे कहा, हालाँकि उसकी बीवी ने खुला ले ली थी। अच्छा, 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 अच्छा। तो उसने मुझे ये कहा, उसने कहा जी मेरा ना, मैं जब अपनी मौजूदा बीवी को शॉपिंग करवा रहा होता हूँ ना, जी, जी। तो मेरे दिल में अजीब-सी बात आती है कि यार वो पता नहीं उसकी किसी ने शॉपिंग करवाई, नहीं करवाई, किस हाल में होगी। अच्छा, हालाँकि बीवी खुला ले चुकी है, वो यहाँ ये सोच रहा था, उसने कहा मेरा दिल चाहता है कि उसके अकाउंट में कुछ पेमेंट भेज दूँ कि ये ईद आई है, चलो वो कुछ शॉपिंग कर ले। अच्छा। मतलब जब इस तरह के शौहर हों, तो पता हो कि यार सिर्फ़ वो बच्चे के लिए उसने शादी की है, तब आपको थोड़ा खुला दिल रखना चाहिए, फिर आपको इतना छोटा दिल नहीं होना चाहिए, मेरा राय ये है। अच्छा, नहीं, 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 बजा फरमाया आपने, बजा फरमाया। अच्छा, इसमें जो आम तौर पे जो मर्द हज़रात हैं, वो उनको किस किस्म के चैलेंज का सामना होता है दूसरी शादी के बाद? देखिए, दूसरी शादी के बाद वो एक शेर सुनाना चाहूँगा, पहले मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले कि जी, प्लीज़, इरशाद, इरशाद। जी, मुकम्मल 2 ही दानों पर ये तस्बीह मोहब्बत है, जी, जी। जो आए तीसरा दाना तो डोरी टूट जाती है। अच्छा, जी, जी। तो ये जो मोहब्बत की तस्बीह है ना, वो उन्होंने कहा 2 ही दानों पे कायम है, तीसरा दाना जब इसमें आए तो डोरी टूट जाती है। अच्छा, तो मैंने पहली बात तो चैलेंज तो यही हो गया कि अगर बीवी इस्तगासा करती है दूसरी शादी का, तो ज़ाहिर है फिर उसको उसको फेस करना पड़ता है, उसमें सज़ा हो सकती है। फिर इस केस में सज़ा से बचना बड़ा मुश्किल है। आप कत्ल के केस से बच सकते हैं, इस केस से नहीं बच सकते। उसकी वजह ये होती है कि बड़ा सिंपल सा असूल है, सर्टिफ़िकेट यूनियन काउंसिल का है तो आप भरी, सर्टिफ़िकेट नहीं है तो आपको सज़ा होनी है। मतलब वो लंबा-चौड़ा इसमें साइंस नहीं है। ठीक है? बाकी केसेज़ में तो गवाह लगेंगे, ये होगा, वो होगा, इसमें सिंपल है, आपने सर्टिफ़िकेट देना है। अगर वो दे है तो आप बरी, नहीं है तो सज़ा आपको होनी। वो अलग बात है, कोर्ट अब सज़ा आपको 1 साल दे, 6 महीने दे, 1 माह दे, 2 हफ्ते दे दे, वो जो भी है। लेकिन सज़ा आपको होनी है, मतलब सिंपल केस होता है ये, इस लिहाज से। अच्छा, ये बाकी एक और बात, ये तो हो गया जी अ उसका जो इस्तिग़ासा की कार्रवाई। जी, जी। लेकिन 2 बीवियों के शौहर मैंने तक़सीम होते देखे हैं, वो फिर ना कोई उधर से खींच रही है उसको, कोई उधर से खींच रही, राइट्स पूरे नहीं हो सकते, ठीक है? और फिर जो मसाइल का वो शिकार होता है, मैं आपको बताऊँ कि ये जो जिन लोगों के मर्डर होते हैं ना, कभी आप देखें जो अखबारात में आप पढ़ते हैं,
उनकी हिस्ट्री में जाएँगे, उनकी भी 2-3 बीवियाँ होती हैं, ठीक है? मर्डर होने के रीज़न भी बाज़ औक़ात जायदादों का बँटवारा, तक़सीम, ये सारे मसाइल आते हैं फिर। तो मेरी नज़र में अगर बीवी आपकी अच्छी है, आपके साथ अकोमोडेट कर रही है, बच्चे हैं आपके, तो फिर आपको दूसरी शादी की तरफ नहीं जाना चाहिए। अच्छा जी, बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू जो है वो आपके साथ मतलब चल रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे सामीन और नाजरीन जो ये चीज़ देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनके जो अभाम होंगे इसके बारे में, सवालात होंगे, उनका उनका जवाब जो होगा वो उन तक पहुँच जाएगा इस तरह। और फिर जो आपसे रब्ता करना चाहें वो आपके साथ आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर अभी जो स्क्रीन पे अभी दिखाई देंगे, उसको आपके उसके साथ रब्ता भी कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। लेकिन इसमें ज़िमनी तौर पे हमने अभी जो गुफ्तगू की वो बड़ी आप समझ लें कि कानूनी नोयत की थी, तो इसमें कभी कोई ऐसा खुशगवार लम्हा आपकी प्रैक्टिस में इस हवाले से आया हो, तो वो अगर आप नाजरीन के साथ शेयर करें तो वो चीज़ जो होगी वो थोड़ा ज़रा लाइट मूड हो जाएगा। नहीं, कोई मुकदमा शेयर करूँ या इस हवाले से सेकंड मैरेज के हवाले से जनाब ने पूछा है? नहीं, कोई भी जो आप मुनासिब समझते हैं जो हम अपने नाजरीन के साथ शेयर कर सकते हैं। चले मैं शेयर करता हूँ एक क्योंकि मेरी लाइफ में मैंने बेशुमार केसेस डील किए और ये इत्तेफाक रहा कि मुझे एक से एक अनोखे केसेस डील करने का मौका मिला। ऐसे केसेस के जो आपने जो लोगों ने कभी ना कहानियों में सुने होंगे, ना कभी किसी चैनल पे देखे होंगे, जो मैंने डायरेक्ट देखे केसेस। जी, जी। उससे पहले मैं सेकंड मैरेज के बारे में एक छोटी-सी बात जो है ना वाकया बताना चाहता हूँ, जो मेरा व्यू है। मेरी बेटी है रूच छोटी-सी है उस वक़्त ये जो वाक़या मैं बता रहा हूँ, उस वक़्त वो मुश्किल से 4 एक साल की होगी। अच्छा, एक मेरी भतीजी वो भी 3 एक साल की थी, तो दोनों खेल रही थी। मैंने अपनी बेटी को बुलाया उठाने के लिए, प्यार करने के लिए भी मैं उठाऊँ इसको, वो खेल रही थी, नहीं आई। मैंने भतीजी मेरी खेल रही थी, मैंने उसको उठा लिया। मेरी बेटी फ़ौरन भागती हुई आई अच्छा। और उसने मुझे कहा इसको नीचे उतारो, मुझे उठाओ। अच्छा, अच्छा। तो तब मैंने एक चीज़ मेरे ज़हन में आई कि ये 4 साल की बच्ची अपने बाप की मोहब्बत में तक़सीम बर्दाश्त नहीं कर रही नहीं है। कर सकती, दुरुस्त। तो वो जो औरत होती है जो 25 साल की, 30 साल की आक़ला है, वो शौहर की मोहब्बत में तक़सीम कैसे बर्दाश्त कर सकती है? अच्छा। तो ये मतलब हमें सिर्फ़ अपने फैसले नहीं करने चाहिए, हमें दूसरी तरफ भी देखना चाहिए कि उसकी फीलिंग्स क्या होंगी, उस पर क्या बीतेगी। तो ये हाँ, ये बुनियादी चीज़ है और फिर मैंने एक दिलचस्प बात और बताऊँ, मैंने एक बार देखा था कि मेरे तजर्बे में जो बात आई है मेरे मुशाहदे में जो बात आई है, जितने केसेस मैंने डील किए, कि ये जो शौहर हज़रात बीवी की ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं, बात-बात पर उनको जान कह के पुकारते हैं, किचन में भी उनको सुकून से नहीं बैठने देते, उनके बेवफ़ाई करने के या दूसरी शादी करने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। अच्छा। तो इसलिए वो ख़वातीन जिनके शौहर संजीदा हैं, ज़्यादा तारीफ़ें नहीं करते, उनको परेशान होने की इतनी ज़रूरत नहीं है। जितनी परेशान होने की ज़रूरत उन ख़वातीन को है जिनके शौहर रोज़ सुबह उठ के उनको अपनी वफ़ा का यकीन दिलाते हैं। अच्छा, वैसे एडवोकेट साहब, हमारे वो कभी मुशाहदे में ऐसी चीज़ आती है कि कई ऐसे मर्द हज़रात होते हैं, उन्होंने कभी जो है ना वो अपने मोबाइल के अंदर जो है वो नवीद प्लम्बर के नाम से एक नंबर सेव किया हुआ होता है। जी, जी। तो इसके पीछे क्या? असल में ना मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये दुरुस्त है कि आजकल जो सोशल मीडिया का दौर आ गया ना, तो इसमें आपके राब्ते हैं, कोई बंदा नहीं होगा जो राब्तों से महफ़ूज़ रहा हो कि कोई कहे कि मेरे किसी राब्ते नहीं है। व्हाट्सएप है, फ़ेसबुक है और बहुत कुछ है। और इसी तरह ख़वातीन के मसाइल भी ज़्यादा आ रहे हैं, जो केसेज़ हमारे पास आ रहे हैं, खुला के आ रहे हैं, तलाक के आ रहे हैं, उनमें भी यही होता है कि ये फ़ोन पे किससे बातें करती थी। मतलब अब हर दूसरे केस में ये बात मौजूद है। पहले ज़माने में राब्ता कहाँ होता था? पहले ज़माने में तो मोहब्बत कहीं होती भी थी ना, तो या कज़न से होती थी या हमसाई से होती थी। तो जी, तीसरी ऑप्शन होती नहीं थी। जी, जी। अब आप घर बैठे-बैठे अमेरिका में खातून है आपके, उससे राब्ता हो जाता है, ठीक है? तो और फिर मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ है कि आप अपने घर में बैठे हुए किसी के बेडरूम में दाखिल हो सकते हैं। तो इन चीज़ों से मसाइल यकीनन आए हैं, ठीक है? लेकिन उनको फिर उसी हिसाब से डील भी करना चाहिए। मेरा सिंपल एक लाइन की बात ये है कि अगर आपकी बीवी को एतराज़ नहीं है, आप डिज़र्व करते हैं दूसरी शादी का, तो आपको करनी चाहिए। लेकिन आपको उसको ज़रूर देखना चाहिए कि वो क्या बर्दाश्त कर लेगी दूसरी बीवी। अच्छा, फिर कई औरतें मैं बताऊँ, फिर कई और ख़वातीन का ये होता है कि वक़्ती जब वो इजाज़त देनी होती है ना, उस वक़्त हिम्मत करके इजाज़त दे देती हैं। जी, जी। लेकिन बाद में जब वो शौहर बीवी लेके आता है, जी, जी। तो फिर वो इजाज़त देना उनके लिए जो है मुश्किल नहीं उसके लिए मुमकिन नहीं होता। अगर आपके पास टाइम है तो मैं 2-4 मिनट का एक वाक़या बताना चाहूँगा, अहम ज़रूर वाक़या है। प्लीज़ सर, प्लीज़। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है आपके साथ, मतलब
मेरी जी, मेरी एक कज़न है, वो बैंक ऑफ़िसर है मुल्तान में ही। जी। तो उनकी एक कोलीग हैं जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारा बीच में थोड़ा-सा ब्रेकअप आ गया था। अभी हमने दोबारा रिकनेक्ट किया है और हम दोबारा वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ था। तो जी एडवोकेट साहब, प्लीज़ आप फ़रमाइएगा। उस वक़्त हमारी थोड़ी-सी बीच में ब्रेक आ गई थी। जी, थैंक यू। मैं बता रहा था कि मेरी एक कज़न है, वो बैंक ऑफ़िसर है, उनके साथ एक कोलीग उनकी काम करती हैं। उनके जो उनके कोलीग हैं, जो काम करती हैं साथ, उनके जो तकरीबन 15 साल शादी को हो गए होंगे, उनके औलाद नहीं हुई थी। तो शौहर इजाज़त माँगा करते थे, शौहर भी ऑफ़िसर हैं, उन्होंने तंग आके इजाज़त दे दी। अब शौहर जो है उसका, वो जो शौहर की अपनी एज जो थी, वो 50 साल के करीब थी। वो जो लड़की लेकर आया, जिससे उसने शादी की, वो 26 साल उसकी एज होगी। अमीर आदमी हो अगर और उसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, तो उसकी डिमांड हमेशा रहती है। तो कम एज से शादी करना उनके लिए कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं होता। अच्छा, मुझे सिर्फ़ मेरी कज़िन ने बताया कि उसकी शादी जो हुई है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि एक दिन मेरी कज़िन ने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा जी हमारे ऑफ़िस आएँ। मैंने कहा खैरियत है? उन्होंने कहा जी वो मेरी जो कलीग है ना, उसके साथ काफ़ी मसाइल आ गए हैं, तो वो ज़हनी तौर पे भी वो शदीद परेशान है, तो आप ना चक्कर लगाएँ। मैं फिर ऑफ़िस गया, वो आई मेरे को बैठी। मैंने कहा बताइए क्या मसला है? क्योंकि वो जानते हैं मेरे इसके लेक्चर्स होते हैं और थोड़ा-सा मैं ज़ाहिर है डील करता हूँ ऐसे मामलात। उसने कहा जी मैंने इजाज़त तो दे दी थी पहले, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं बल्कि 2 दिन पहले उसने कहा कि रात को मेरा दिल चाहा मैं खुदकुशी कर लूँ। तो मैंने कहा ये आपने खुद इजाज़त दी थी, अब आपको बुनियादी बातें क्या मसाइल पैदा कर रही हैं? उसने कहा एक तो बात ये मसाइल पैदा कर रही है कि मेरे शौहर की एज 50 साल के करीब है। उसको चाहिए कम से कम मैच्योरिटी दिखाए, ऑफ़िसर है वो, लेकिन वो उसकी एज में आके हरकतें करता है। मतलब वो जो लड़की है उसकी 26 साल एज है और वो उस एज में आके मतलब उसमें मैच्योरिटी नज़र नहीं आती और वो बिल्कुल यंग बन के ना वो मुझे तब गुस्सा आता है उसने कहा शदीद इस बात अच्छा, पे। अच्छा। तो दूसरा उसने कहा जी वो उसको लेके हनीमून पे गया मरी वगैरह की तरफ। तो तब मुझे अजीब-अजीब ख़्याल आ रहे थे और दूसरा उसने कहा मुझे तो कहीं कभी नहीं लेके गया था मरी वगैरह जब मेरी शादी हुई थी। तो अच्छा। मैंने कहा 2 बातें होंगी, तीसरी कौन-सी है वो बता दें। तो तीसरी जो है उसने कहा जब मेरी शादी हुई थी तो सादा सा इसने फंक्शन किया था। वलीमा भी आम सा था और इस तरह। तो उसकी दफ़ा इसने होटल में किया। तो मुझे सब चीज़ असल उसने कहा मुझे चीज़ प्रॉब्लम ये पैदा कर रही है कि वो नाश्ता भी उसके साथ कर रहा है, खाना भी उसके साथ खा रहा है और जनाब उसी के साथ जैसे खेलते हैं उस अंदाज़ में उसको डील कर रहा है। तो ये चीज़ें मुझे मेरे लिए का नाकाबिले बर्दाश्त हैं। तो फिर मैंने उसको कहा कि पहली बात तो ये है कि जब आपकी मैंने कहा आपके शौहर की शादी हुई थी वो इतने अमीर थे तब भी? उसने कहा नहीं तब तो वो अभी उनकी जॉब लगी थी तो इस तरह मैंने कहा फिर यही तो मसला है कि पुराने दौर में होटल वगैरह में वलीमे नहीं होते थे। ये अब आके शुरू हुए हैं। अब वो वैसे भी ऑफिसर अब हैं। वो 50-25 साल पहले तो ऑफिसर नहीं थे। तो लिहाज़ा अब वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं इसलिए उन्होंने किया। अगर वो अब आपसे भी शादी करते तो शायद वो अब होटल में ही करते। और बाकी हनीमून पर नहीं लेकर आपको गए तो उस वक़्त पैसे नहीं होंगे उनके पास पूरे। क्योंकि मिडल क्लास बंदा जब शादी अगर करे, तो उसके पास तो जब वो बारात-बरूत से निबट जाता है ना, तो वलीमे से निबट जाता है तो वो खत्म होता है। कर्ज़े सर पे चढ़े होते हैं, तो वो बेचारा वही अदा करते हैं, हनीमून पे उसने क्या जाना? अच्छा और से बाकी रह गया मैंने कहा ऐज का मसला, वो मैंने कहा एक बार मैंने कहीं पढ़ा था कि इंसान 2 बार अजीब हरकतें करता है। एक जब आईना देखता है, दूसरा जब किसी बच्चे से बात करता है। अच्छा। तो तो अब ये दुरुस्त है कि आपके शौहर को आपका ख़्याल होना चाहिए कि आपको ये चीज़ें फ़ील होंगी, उसको मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। लेकिन वो एक किसी अंग्रेज़ का जुमला है कि इन एवरी रियल मैन ए चाइल्ड इज़ हिडन हू वांट्स टू प्ले। कि हर बेशक, शख्स के अंदर एक बच्चा छुपा हुआ होता है, जो कभी-कभी खेलना चाहता है। बिल्कुल ऐसे। तो हाँ, लेकिन उसको यकीनन ख़्याल ये करना चाहिए था कि आप उसकी बीवी हैं और अगर वो नाश्ता उसके साथ कर रहा है, तो उसको चाहिए लंच आपके साथ कर ले, ठीक है? और बाहर आपको कोई होटल ले जाए, थोड़ा-सा बैलेंस करने की कोशिश करे। अगर वो नहीं कर रहा, तो ये गलत कर रहा है। बाकी मैंने कहा आपको खुदकशी करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी औलाद नहीं थी, आप में एक डिफेक्ट था। आप ज़्यादा क्या करेंगी? वो अगर आपको डिवोर्स दे देता है, तो इस एज में जाके ख़वातीन के भाइयों की शादियाँ हो चुकी होती हैं, भाभियाँ घर में मौजूद, बच्चे बड़े-बड़े, तो वो तो घर में भी उनको वेलकम नहीं किया जाता। जो सिंगल बच्ची होती है, उसको वेलकम किया जाता है। हमारे पास केसेज़ आते हैं, वो वापस जाने के काबिल भी नहीं होती है। जाएँगी तो उनको हफ्ते में समझ आ जाती है कि इससे शौहर जैसा भी था, अच्छा था। जो उनके साथ वहाँ हालात आते हैं पेश उनके बच्चों के साथ या उनके साथ लेके जाके भी, जब वो 2-3 महीने के लिए चली जाएँ, तो इसलिए मैंने कहा ये
ऑप्शन अच्छी है। हाँ, नया-नया शौक है, पूरा हो जाएगा 2-4 महीने में, तो नॉर्मल होना वो शुरू हो जाएँगे। अच्छा, नहीं, नहीं, आज आपके साथ जो था ये बड़ी अच्छी और नशिस्त रही, और मैं ये उम्मीद करूँगा कि इस तरह की नशिस्त जो है वो हमारे नाज़रीन एन्जॉय भी करेंगे, और उनके लिए एक इन्फॉर्मेटिव जो है ये मामलात भी होंगे, और हम इस अपने सिलसिले को आपसे वक़्तन-फ़वक़्तन जारी रखेंगे, और आपकी इन बातों से मुस्तफ़ीद भी होते रहेंगे। आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जैसे फ़रमाया कि आप उधर मुल्तान में तशरीफ़ रखते हैं, तो अगर आप अपना नंबर एक दफ़ा स्क्रीन पे रिपीट कर दें, तो नाज़रीन जो आपसे बराह रास्त राब्ता करना चाहें, वो आपसे राब्ता कर सकेंगे या आराम से। जी, मेरा एक तो मेरा जो यूट्यूब चैनल का नाम है शहबाज़ मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट, ठीक है? वो हुँ, SHEHBAZ आएगा, SHAH नहीं आएगा। तो हाँ, वो शहबाज़ मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट जब लिखेंगे तो मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं, और फैमिली मैटर्स पे ख़ास तौर पे लेक्चर मौजूद है। दूसरा मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर है, मेरा ऑफ़िशियल नंबर है 0333 618 1901। तो ये मेरा ऑफ़िशियल व्हाट्सएप नंबर है, जो भी मशवरा करना चाहे। और फिर दूसरी बात ये कि मैं शाम को 7 से 9 बाकायदा जो मेरे क्लाइंट्स हैं दुनिया भर में, उनके लिए स्पेशल बैठता हूँ, उनको मशवरा देने के लिए। ये मैंने एक टाइम फिक्स किया हुआ है, ताकि मैं ईज़ी होके इस दौरान मैं सिर्फ़ लोगों की कॉल्स पर उनके जो कानूनी मसाइल के जवाब देता हूँ, या जो हमारी सर्विसेज़ लेना चाहते हो, वो भी इस दौरान हमसे बात कर सकते हैं। शाम 7 से 9 का टाइम वक़्त जो है, वो मैंने दिया हुआ है। नहीं जी, देता हूँ मैं नॉर्मल। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके साथ ये नशिस्त जो थी वो बहुत अच्छी रही, और हम इस सिलसिले को इंशाल्लाह आपके साथ जारी रखेंगे, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये जिस वक़्त लोगों के इल्म में आएँगी, तो मैं बहुत उम्मीद इस बात के हवाले से करता हूँ कि वो मसाइल या वो चैलेंज जो आम तौर पे लोगों को लाइल्मी की बुनियाद पर जिनका सामना करना पड़ता है, वो उनसे बच सकेंगे, और वो अगर आपसे मशवरा करना चाहें, तो आप जैसा आपने फरमाया कि आपने एक शाम का जो वक़्त है 7 से 9 बजे का, वो आपने फ़िक्स किया हुआ है कि आप जो साइलीन हैं उनके जो सवालात हैं, उनके जवाबात जो हैं वो आप उनको देते हैं, और जो आपसे मतलब इस बारे में जो सर्विसेज़ आपके साथ लेना चाहे वो आपसे राब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ एडवोकेट साहब का, शहबाज़ मुर्तज़ा अंसारी साहब जो एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और सीनियर तरीन कानूनदान हैं उधर मुल्तान में, और हम इनके साथ मतलब गाहे-बगाहे जो है, वो इनके इल्म से जो है हम मुस्तफ़ीद होते रहेंगे, और आप तक वो मालूमात लेके आते रहेंगे, जो आम तौर पे कई दफ़ा आपको आम हालात में दस्तयाब नहीं होती, और यूँ घर बैठे आप इन चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आखिर में एक मर्तबा फिर मैं एडवोकेट साहब शहबाज़ मुर्तज़ा अंसारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त हमें अनायत फरमाया। अकियान शाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे भी मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके, और बड़े अहम सवाल आपने जो हैं किए, क्योंकि जवाब तो अहम होते होंगे, लेकिन सवाल भी अहम होते हैं कि आप जो हैं, जो सवाल जो करते हैं, तो वो उसमें कोई तशरीकी ना रहे। तो उम्मीद है कि ये जो टॉपिक आज जो आपने सवाल किए हैं, तकरीबन उसमें आपने कोशिश की है कि जो इश्यू है सेकंड मैरिज का, पॉलीगैमी का पाकिस्तान में जो कानून है, ये कम से कम वाज़ेह हो सके कि इसकी क्या कानूनी और शरई हैसियत और दीगर चीज़ें जो डिस्कस की गई हैं। तो आपका भी बहुत शुक्रिया, मुझे भी मज़ा आया आपसे बात जी, करके। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंशाअल्लाह नाज़रीन, आपसे दोबारा किस नए एक एपिसोड में राब्ता होगा। उस वक़्त के लिए हमें आप इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। काफ़ी।